Hello friends, today we'll be recording your revision series for your July attempt related to your paper 4 CA inter syllabus. So the first topic that we are starting with is your introduction of GST. This is pertaining to only your GST part. So इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम आपका जो जुलाई अटेम्प्ट का रिवीजन है वो भी ले लेंगे और साइमल्टेनियसली जो अमेंडमेंट्स आए हुए हैं फॉर योर नवंबर अटेम्प्ट उसको भी कवर करते चलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स नवंबर अटेम्प्ट देने वाले हैं वो भी ये लेक्चर्स देख सकते हैं एंड जिनका जुलाई का अटेम्प्ट है इवन दे कैन सी दीज लेक्चर्स। चलिए फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल 265 है उसके डिस्कशन में ऐसा लिखा गया है कि आर्टिकल 265 क्या करता है, पावर देता है, बोलता है कि भाई देखो इंडिया में अगर कोई टैक्स कलेक्ट करना है तो देयर शुड बी एन अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ कोई भी टैक्स लेवी या कलेक्ट नहीं किया जा सकता इन इंडिया। दिस कम्स फ्रॉम योर आर्टिकल 265। फिर देयर इज दिस आर्टिकल 366 जो बोलता है जीएसटी के डेफिनेशन के बारे में। सो आर्टिकल 366 12A टॉक्स अबाउट योर डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, जो बोलता है जीएसटी मीन्स अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जीएसटी क्या है, एक टैक्स है किस चीज पे, सप्लाई पे। किसका सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उसके बाद आर्टिकल 366 12 बात करता है कि डेफिनेशन ऑफ गुड्स क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 12 बताता है डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स इंक्लूड्स का मतलब है इट इज एन इलस्ट्रेटिव डेफिनेशन। कैसा डेफिनेशन है, इलस्ट्रेटिव है। यहां पे आपने अगर देखा तो इट वाज मींस विच मींस एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, मतलब हमने जितना बोला उतना ही आएगा। इलस्ट्रेटिव में मतलब हमने तो बता दिया, इसके अलावा भी और कुछ इस पर्टिकुलर कैटेगरी का होगा तो इवन दैट विल बी इंक्लूडेड। सो गुड्स इंक्लूड्स all materials, commodities and articles. Basically MCA, that is your material, commodities and articles means your goods. उसके बाद आर्टिकल 366 26A बात करता है सर्विसेज की। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। सर्विसेज का क्या मतलब है, एनीथिंग अदर देन गुड्स विल बी योर सर्विसेज। चलिए सर, नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 245 वो बोलता है कि देखो भाई पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट वो लॉ बना सकती है फॉर होल और पार्ट ऑफ इंडिया। किधर के लिए लॉ बना सकती है, आर्टिकल 245 बोलता है कि भाई पार्लियामेंट के पास पूरे इंडिया या फिर एनी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए लॉ बनाने का पावर है, मतलब वहां तक का उनका पावर का एक्सटेंट है। फिर विधान भवन मीन्स योर स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब महाराष्ट्र का जो विधान भवन है दैट इज योर स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब वो चाहे तो पूरे स्टेट के लिए बना सकते हैं या फिर किसी पार्ट ऑफ स्टेट, जैसे पुणे इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र राइट, तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर को कोई बनाना है लॉ रिलेटेड टू पुणे ओनली तो वो क्या कर सकते हैं, तो भी वो बना सकते हैं। इज दिस क्वाइट क्लियर? बट क्या वो किसी दूसरे स्टेट के लिए बना सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर कैन दे मेक अ लॉ फॉर गुजरात स्टेट? So the answer is no. They can make only for their state or part of their state. Is this point clear? चलिए, अब ये हो गया एक्सटेंड की बात। एक्सटेंड का मतलब ये नहीं है कि वो लॉ बना देंगे। लॉ बनाने का पावर कहां से आता है, तो इट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 366 रेड विथ शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या बोलता है हमारे पास तीन टाइप की लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट एंड तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 इज योर स्टेट यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज योर स्टेट लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट इज योर कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें यूनियन लिस्ट में टोटल एंट्रीज है 1 से लेके 97 तक। कितनी है, 1 से लेके 97 तक, जिसमें दोनों टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स एज वेल एज नॉन टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स भी है। वैसे ही स्टेट लिस्ट में 1 से लेके 66 तक की एंट्रीज है। 1 to 66 एंट्रीज आर देयर, बोथ टैक्सेशन वाली भी एंड नॉन टैक्सेशन वाली भी। एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें देर आर 1 to 47 एंट्री। इसमें कोई भी, इसमें ध्यान से सुनना, कोई भी टैक्सेशन रिलेटेड एंट्री नहीं है। ठीक है, जो यूनियन लिस्ट है उसके लिए लॉज कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है।
जो स्टेट लिस्ट है उसके लिए कौन बना सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी आइटम्स आएंगी उनके लिए दोनों मिलके लॉज बना सकते हैं। अब हुआ क्या, देखिए हमारे यहाँ पे ना, हम अब बाकी के जो है अदर देन टैक्सेशन उनकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ टैक्सेशन लॉज की बात करेंगे। तो टैक्सेशन लॉज में पहले जो एक्साइज ड्यूटी होता था दैट वाज फॉलोइंग इन योर यूनियन लिस्ट, तो उसमें किसके पास पावर था? पार्लियामेंट के पास पावर था टू मेक लॉज रिलेटेड टू एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। वैसे ही स्टेट लिस्ट में आता था वैट वगैरह, तो जो भी वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स जिसको आप बोलते हो उससे रिलेटेड लॉज बनाने का पावर किसके पास था? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ऐसे बाइफर्केशन थे, ठीक है। मतलब अगर मैन्युफैक्चर का होगा तो पार्लियामेंट बनाएगा, सर्विस का होगा तो पार्लियामेंट बनाएगा, बट अगर वही किसी सेल ऑफ गुड्स का है तो वो कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। सो देयर वर डिमार्केशन, बट विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी व्हाट हैपेंड इज both the governments, that is state and central, both the governments had to levy a tax on one single product. जैसे अभी गुड्स पे है तो दोनों लगाने वाले हैं simultaneously. Earlier there was never such kind of regime in GST, never such kind of regime in India wherein both the governments were simultaneously levying on a single thing. जैसे अगर सर्विस होती थी तो सिर्फ और सिर्फ कौन लगाता था? पार्लियामेंट लगाती थी। गुड्स होते थे तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लगाता था। इज दिस पॉइंट क्लियर? बट विथ जीएसटी अब दोनों लगाएंगे, स्टेट भी पार्लियामेंट भी, समझ रहे हो? दोनों का रेवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस इज आर्टिकल 246। अब आर्टिकल 246 और 245 में क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 245 बोलता था कि भाई इतना उसका एक्सटेंट होगा, जो भी लॉ बनेगा ना उसका एक्सटेंट इतना हो सकता है। पार्लियामेंट ने बनाया है तो पूरे इंडिया के लिए या किसी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए बना सकते हैं। मतलब यूनियन लिस्ट में अगर कोई एंट्री है तो उसके लिए कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। और वो किधर तक के लिए बना सकता है? किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए या पूरे इंडिया के लिए बना सकता है, ठीक है। मतलब इधर एक्सटेंड दिया गया एंड पावर टू मेक लॉ कहां पे आया? इट केम फ्रॉम आर्टिकल 246 रेड विथ 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए सर, फिर जीएसटी के लिए दे हैड टू मेक एन 101 अमेंडमेंट इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज दे हैड टू इंसर्ट आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A क्या था? आर्टिकल 246A बोलता था कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मैंने यहाँ पे विधान भवन लिखा है बिकॉज मैं महाराष्ट्र के इससे बात कर रहा था, तो विधान भवन दैट इज योर स्टेट लेजिस्लेचर एंड योर पार्लियामेंट विल बोथ साइमल्टेनियसली मेक लॉज फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाईज। किसके लिए? इंट्रा स्टेट सप्लाईज। विद इन द स्टेट को क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। एंड पार्लियामेंट विल मेक लॉज फॉर योर इंटर स्टेट सप्लाईज। तो इकलौता पार्लियामेंट इंटर के लिए, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलके फॉर इंटर। अभी के लिए 5 पेट्रो प्रोडक्ट जो है उनका इफेक्टिव डेट क्या बोला गया है कि नोटिफाई करके चलेंगे। 5 पेट्रो प्रोडक्ट कौन से है? तो पहला है पेट्रोलियम क्रूड, उसके बाद है आपका मोटर स्पिरिट दैट इज योर पेट्रोल विच इज नोन एज कॉमनली एज पेट्रोल, फिर हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड व्हाट? लिक्विड पेट्रोलियम गैस? नो, इट इज व्हाट? नेचुरल गैस। एक चीज बहुत लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी इज नॉट in this particular category. It is under the ambit of GST, it is the natural gas which is excluded and it is a part of your 5 petro products. I hope this is clear. फिर हम आते हैं आर्टिकल 269A पे। आर्टिकल 269A क्या बोलता है कि देखो भाई, जो भी इंटरस्टेट वाला जो टैक्स लगने वाला है, ठीक है, वो किसके बीच में अपोर्शन होगा? बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये कौन तय करेगा? तो ये तय करेगा पार्लियामेंट इन रिकमेंडेशन विद द जीएसटी काउंसिल। हम आगे पढ़ेंगे कि एक जीएसटी काउंसिल नामक एक बॉडी होती है जो क्या करती है? रिकमेंडेशन का काम करती है। और जो भी इंपोर्ट होगा, अब यूएसए से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो इस ट्रांजैक्शन को क्या डीम किया जाएगा? इट विल बी डीम्ड टू बी एन इंटरस्टेट सप्लाई। देखो क्या होता है, अगर ये नहीं डीमिंग फिक्शन नहीं डाला गया होता तो प्रॉब्लम क्या हो जाती कि हम क्या समझते हैं? स्टेट का मतलब समझते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर माल आ रहा है तो उसको इंटर स्टेट माने। बट अगर कोई दूसरे कंट्री से माल आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? इंटर कंट्री हो गया, स्टेट कहाँ हो गया सर? तो ये डिफिकल्टी ना अराइज हो इसलिए उन्होंने आर्टिकल 269A में क्लैरिफाई कर दिया कि देखो भाई, जो दूसरे कंट्री से माल आएगा इंडिया में जिसको आप इंपोर्ट बोलोगे,
इवन दैट विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। और अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई बन गया तो पावर किसके पास है टू मेक लॉस? पार्लियामेंट के पास। एंड जो भी पैसा कलेक्ट किया जाएगा वो किसके बीच में अपोर्शन होगा? इट विल बी अपोर्शन बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए सर, फिर आते हैं नेचर ऑफ सप्लाईज में। नेचर ऑफ सप्लाईज बहुत सिंपल है। नेचर ऑफ सप्लाईज में दो चीजें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है प्लेस ऑफ सप्लाई एंड दूसरा है लोकेशन ऑफ सप्लाई। क्या दो इंपॉर्टेंट है? प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों एक ही स्टेट में है या एक ही यूनियन टेरिटरी में तो उसको क्या मानेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर दोनों डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में तो उसको क्या मानेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। अगर इंट्रा होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी भी लग सकता है इफ इट इज इन यूनियन टेरिटरी। एंड अगर डिफरेंट में है तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। दिस इज बेसिकली योर नेचर ऑफ सप्लाईज। फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ सप्लाईज में कि जीएसटी में कितने टाइप के सप्लाईज हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई में हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज हो सकते हैं, ठीक है। फिर एग्जेम्प्ट सप्लाईज हो सकते हैं, जीएसटी जिन पे एग्जेम्प्ट किया गया। और तीसरा होता है आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। अभी के लिए मैं इन तीनों में से एक को भी डिस्कस नहीं करने वाला हूं। फिलहाल के लिए मेरे को सिर्फ आपको ब्रीफ बताना था कि कितने टाइप के सप्लाईज होती है। तो टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट एंड आउट ऑफ स्कोप। नेचर ऑफ सप्लाई दो टाइप, कौन सी? इंट्रा एंड इंटर। फिर टाइप्स ऑफ टैक्स, हमारे इंडिया में दो टाइप के टैक्स है, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जहां पे बर्डन इज ऑन द पर्सन हिमसेल्फ हु इज अर्निंग द रेवेन्यू। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, बर्डन इज ऑन द फाइनल टैक्स पेयर। टाइप कलेक्टेड डायरेक्टली, ये जो होता है डायरेक्टली कलेक्ट होता है, ये इनडायरेक्टली कलेक्ट होता है। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज योर इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का है जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, योर एक्साइज ड्यूटी। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम क्या मानते हैं? प्रोग्रेसिव मानते हैं। एंड इनडायरेक्ट टैक्स को हम रिग्रेसिव इन नेचर मानते हैं। बिकॉज प्रोग्रेसिव इसलिए बिकॉज एज द इनकम ग्रोस द टैक्स विल ग्रो। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। एक कमोडिटी के ऊपर भले ही आपका इनकम कुछ भी हो, एक फिक्स अमाउंट का ही टैक्स लिया जाएगा। एंड बोर्ड हु लुक्स आफ्टर डायरेक्ट टैक्सेस इज योर सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए there is CBIC, that is your Central Board of Indirect Taxes and Custom, who looks after your indirect taxes का। फिर आर्टिकल 279 gives talks about your goods and service tax council के बारे में। तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी कॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटीसी, दैट इज योर गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ठीक है। चेयरमैन कौन होता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटीसी। एंड मेंबर्स कौन होंगे? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दैट इज एमओएस, जो हमारे अभी अनुराग ठाकुर जी है। एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर आर योर मेंबर्स। तो चेयरमैन इज योर हु? द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। एंड मेंबर्स कौन कौन है? एमओएस एंड योर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर आर मेंबर्स। कोरम कितना होगा? कोरम विल बी 50% ऑफ मेंबर्स, मतलब इतने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तो ही मीटिंग हो सकती है। कोई भी डिसीजन अगर लेना है, इसका मतलब है डिसीजन, तो मिनिमम कितना चाहिए? 3/4 से इक्वल टू और ग्रेटर देन 3/4 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट अगर पड़ेंगे तो ही डिसीजन लिया जाएगा। एंड इसमें वेटेज ऑफ चेयरमैन वोट इज 1/3, दैट इज 33.33%। एंड मेंबर्स के वोट का कितना वेटेज है? 2/3, दैट इज 66.67% का वेट है। अब ये लोग के पास क्या पावर है? तो इनके पास पावर है टू रेकमेंड विच ऑल टैक्सेस आर टू बी सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, क्या क्या एग्जेम्पशंस देने, रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन सीए फाइनल में पूछा गया था कि व्हाट ऑल रिकमेंडेशन कैन जीएसटी काउंसिल मेक। सो आप इसको इग्नोर ना करें प्लीज। नवंबर 2019 के पेपर में दे हैड आस्क्ड व्हाट रिकमेंडेशन कैन जीएसटी काउंसिल मेक। सो देयर इज नो क्वेश्चन विच यू कैन लीव, राइट। तो किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या होंगी? टर्नओवर रिलेटेड, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड अदर मैटर्स, क्या क्या रिकमेंडेशन करेंगे? तो कौन कौन से टैक्सेस को सब्स्यूम करना है, उसके बाद एग्जेम्पशन क्या क्या रहेगी, टाइप्स ऑफ अपना रेट्स ऑफ जीएसटी क्या रहेंगे, कौन से एग्जेम्पशन का हो गया, उसके बाद क्या क्या थ्रेशोल्ड बेनिफिट्स देंगे। जैसे 20 लाख के ऊपर होगा तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, 40 लाख के ऊपर होगा तो ही रजिस्ट्रेशन लेना है। स्पेशल प्रोविजन क्या होंगे फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। जीएसटी
इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देर आर फ्यू स्टेट्स जिनको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। एंड अदर मैटर्स से रिलेटेड रिकमेंडेशन कौन कर सकता है, तो जीएसटी काउंसिल कैन मेक दीज रिकमेंडेशन। फिर जीएसटी में एक्ट क्या क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी क्या है, तो हमारे पास सीजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट है, ठीक है, फिर यूटीजीएसटी एक्ट है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट, फिर इंटर स्टेट सप्लाई, ये थोड़ा गलत हो गया, इंट्रा के केस में ये यहाँ पे गलत हो गया, दिस शुड बी इंटर स्टेट, दिस शुड बी इंटर स्टेट एंड दिस शुड बी इंट्रा स्टेट। सो इंटर के केस में आईजीएसटी एक्ट है हमारे पास, और इंट्रा के केस में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सारे एक्ट हैं, ठीक है। फिर जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट बोल के एक 2017 एक एक्ट बनाया गया। बेसिकली इसका क्या पर्पस है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट जिसको बोलते हो आप, राइट, ये लगाया जाएगा ऑन डीमेरिट एंड सिन गुड्स, जैसे आपके एरिएटेड ड्रिंक्स, ठीक है, आपका पान मसाला, सिगरेट्स, टबैको वगैरह पे, फिर आपके कार्स वगैरह जो है, कोल वगैरह, इन चीज़ों पे ये लगाया जाएगा, ठीक है। इट इज़ टू बी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ डीमेरिट गुड्स, ठीक है। ये इसलिए लाया गया बेसिकली जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ स्टेट्स को जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से लॉसेस हो। समझो उनका प्री जीएसटी रेवेन्यू होता था 50,000 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी उनका रेवेन्यू ड्रॉप हो गया 35,000 करोड़। तो इन दैट केस ये जो लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ये जो शॉर्टफॉल है विल बी फंडेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टैक्स। तो इसको बोलते हैं जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। ये दोनों के केस में लगाया जाएगा, इंट्रा हो या इंटर स्टेट सप्लाई हो, लगाया जाएगा। किस चीज का, सप्लाई ऑफ डीमेरिट गुड्स। किस पे लगाया जाएगा, तो वैल्यू जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, जो आप सेक्शन 15 जो हम आगे पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में, उसके तौर पे जो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे उसके ऊपर लगाया जाएगा। एंड रेट क्या होगी, तो रेट विल बी नोटिफाइड, तो जो रेट्स नोटिफाइड है उसके हिसाब से लगाया जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए अब समझो कोई चीज का वैल्यू है 100 रुपया, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी समझो 10%, तो 10% जीएसटी लग गया तो 10 रुपये जीएसटी आ जाएगा। अब कॉम्पनसेशन सेस आएगा, ठीक है, समझो उसका परसेंट है 10%, तो वो भी किसका लगेगा, ये 100 रुपये का लगेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड नॉट ऑफ 110, और कितना हो जाएगा टोटल, 120 रुपये विल बी योर प्राइस। तो 10 रुपये जीएसटी हो गया एंड 10 रुपये क्या हो गया, कॉम्पनसेशन सेस। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी की क्या अच्छी बातें हैं, तो जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कैसा टैक्स है, ये वैल्यू एडेड टैक्स है। वैट का मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स है। डीबीटी मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है। मतलब समझो मैं अगर कोई सर्विस दे रहा हूं फ्रॉम पुणे टू लेट्स से जयपुर, ठीक है, तो अब ये जो आईजीएसटी लगेगा ये ट्रांजैक्शन पे, ये बात तो क्लियर है क्योंकि दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन है, महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र एंड योर राजस्थान स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन है। बट अब क्वेश्चन आएगा सर अपोर्शन होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट को दे या राजस्थान स्टेट को दे। तो यहाँ पे जीएसटी बीइंग अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, द रेवेन्यू विल बी गोइंग टू द राजस्थान स्टेट वेयर द अल्टीमेट द सर्विस हैज बीन consumed or where the service has been destined. Is this point clear? फिर seamless flow of credit, मतलब जो भी आपने टैक्सेस पहले पे किए हैं उन सारे टैक्सेस का आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलते रहेगा, एंड इसलिए हम बोलते हैं seamless flow of credit होगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इसके वजह से टैक्स बेस वाइडर होगा बिकॉज विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी गवर्नमेंट इज विजुअलाइजिंग कि उनके कंप्लायंस इजी होगा, एंड कंप्लायंस इजी होने की वजह से मोर एंड मोर पीपल विल गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इसलिए क्या होगा, वाइडर टैक्स बेस होगा, एंड इट प्रमोट सोशल वेलफेयर। सर सोशल, कोई टैक्स सोशल वेलफेयर कैसे प्रमोट कर सकता है, तो जीएसटी में देयर इज कॉम्पनसेशन सेस जो किस पे लगता है, डीमेरिट गुड्स पे। मतलब हम नहीं चाहते कि बाबा ये डीमेरिट गुड्स को हम प्रमोट करें, इसलिए हमने उसके ऊपर एक टैक्स लगा रखा है। सो इसलिए दिस विल व्हाट, प्रमोट सोशल वेलफेयर, जीएसटी विल प्रमोट सोशल वेलफेयर। फिर क्वेश्चन आता है कि सर जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए, तो कुछ सेंटर लेवल पे टैक्सेस थे एंड कुछ स्टेट लेवल पे टैक्सेस थे जो सब्स्यूम हुए। सेंटर पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सरचार्ज एंड सेसेस, सर्विस टैक्स,
काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, कस्टम ड्यूटी नहीं हुआ है सब्स्यूम प्लीज, कस्टम ड्यूटी का काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जो लगाया जाता था दैट हैज बीन सब्स्यूम। ये जीएसटी नहीं है, ये है सीएसटी, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। ऑल दीज आर सब्स्यूम्ड अंडर सेंट्रल टैक्स वाला सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। वैसे ही स्टेट टैक्स में आपका जो सेल्स टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स, वो टैक्स ऑन लॉटरी, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स हैज बीन सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। इज दिस पॉइंट क्लियर? फिर कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए? बेसिक कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, आरटीओ टैक्स, एक्साइज ऑन लिकर, ये कौन लगाता है? ये स्टेट लगाता है। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है ना वो सब्स्यूम हो चुकी है, बट जो एक्साइज ड्यूटी लिकर पे जो लगाई जाती है वो लगाता है स्टेट, वो अभी तक सब्स्यूम नहीं हुआ है क्योंकि alcoholic liquor has been kept outside the ambit of GST. The reason being very simple, it is a major source of revenue for the states and states were not certain कि बाबा GST से हमारा रेवेन्यू कितना होगा, इसलिए उन्होंने दो जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनको आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी रखा है। एक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दूसरा है कौन सा? अल्कोहलिक लिकर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे तो फिर भी जीएसटी फ्यूचर डेट में आ सकती है बिकॉज इट इज देयर इन योर चार्जिंग सेक्शन। 9(2) बोलता है कि डेट नोटिफाई हो जाएगा और उस दिन से उस पर जीएसटी लगना चालू हो जाएगा। बट आर्टिकल 366(12)(a) जो है उसने अल्कोहलिक लिकर का जो सप्लाई है ना उसको बाहर ही रखा हुआ है, उस पर कभी जीएसटी लग ही नहीं सकता। लगाना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेफिनेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा जीएसटी का, एंड देन एंड ओनली देन जीएसटी कैन बी लेविड। इस पे लगाना है ना पेट्रोल्स पे तो एक नोटिफिकेशन इशू करके लग जाएगा, इसमें नोटिफिकेशन इशू करके नहीं लगेगा, दे विल हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना तो पार्लियामेंट को आना पड़ेगा पिक्चर में, एंड नोटिफिकेशन जो पेट्रोल पे लगाना है तो उसमें नोटिफिकेशन डायरेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खुद से ही लगा पाएगी। चलिए सर, फिर टैक्स ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे जो आप टैक्स पे करते हो तो उसके जो टैक्स लगता है 20 कर या इलेक्ट्रिसिटी टैक्स जिसको आप बोलते हो, दैट हैज नॉट बीन सब्स्यूम्ड। उसके बाद जीएसटी का थोड़ा ब्रीफ अगर देखें तो टोटल सेक्शन इन सीजीएसटी एक्ट कितना है? 174 तक के हैं। आईजीएसटी में 25 सेक्शन है। स्कोप कितना है? इंडिया तक उसका एक्सटेंट है, राइट। डेफिनेशन सेक्शन 2 बात करता है, कोई भी जो एक्ट होता है उसका सेक्शन 2 बात करता है अबाउट व्हाट? अबाउट द डेफिनेशन। इसमें 1 से लेके 121 तक की डेफिनेशन है, यहाँ पे 25 डेफिनेशन भी हैं। रूल्स जहां जहां पे भी एक्ट में एज मे बी प्रिस्क्राइब बोला गया है तो उसमें रूल्स ने प्रिस्क्राइब किया है, तो रूल्स अंडर सीजीएसटी 1 से लेके 162 तक के रूल्स हैं, एंड अंडर आईजीएसटी देयर आर 3 रूल्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये डिस्टिंग्विश आपसे कोई पूछने नहीं वाला है, ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी? जीएसटी आने से बेनिफिट क्या होने वाला है? तो कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट को होंगे, कुछ ट्रेड को होंगे, कुछ कंज्यूमर्स को होंगे। तो गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होने वाला है? तो गवर्नमेंट के केस में एक तो जो उनका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको बूस्ट हो जाएगा, फिर एक्सपोर्ट्स को बूस्ट होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में बनाएंगे तो इंडिया से बने हुए गुड्स क्या होंगे? एक्सपोर्ट होंगे। इसके वजह से गवर्नमेंट का अल्टीमेट रेवेन्यू इंक्रीज होगा, एंड एक बेनिफिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरा इंडिया विल बी अ कॉमन नेशनल मार्केट। पहले क्या होता था? गुड्स इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट्स में मिलते थे बिकॉज हर एक स्टेट के अलग अलग रेट्स होते थे वैट के वगैरह। सो अब विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेट विल बी नाउ competitive because in all the states the rates are same. Is this point clear? So गवर्नमेंट का ये 4 फायदे होंगे। फिर ट्रेड को क्या फायदा होगा? बिकॉज जीएसटी इज अ सिंपल लॉ विच गवर्नमेंट इज सेइंग, राइट। सो जीएसटी इज अ सिंपल लॉ, तो उसके वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा और कंप्लायंस कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले अलग अलग लॉज थे उनके लिए अलग अलग कंप्लायंसेस करना पड़ता था, अब एक ही लॉ है जिसको कंप्लाई करना है, उसकी वजह से देयर विल बी ईज इन डूइंग बिजनेस एंड कंप्लायंस कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। कंज्यूमर को क्या फायदा होगा? देखो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, हर जो टैक्सेस आपने पे किया था उसका आपको क्या मिलने वाला है? आईटीसी मिलने वाला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उसके वजह से प्राइजेस क्या होंगे? रिड्यूस होंगे इन लॉन्ग टर्म। सो रिडक्शन इन प्राइसेस हो जाएगा बिकॉज एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। पहले क्या होता था? टैक्स ऑन टैक्स लगता था, उसके वजह से कमोडिटी का प्राइस क्या होता था? बढ़ जाता था, एंड अल्टीमेटली जीएस जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन कौन बेयर करता है? कंज्यूमर बेयर करता है, तो उसको अल्टीमेटली ज्यादा भाव देना पड़ जाता था।
with implementation of GST, what will happen is now the consumer will be getting goods at a cheaper rate and reduction in price हो जाएगा. So this is a benefit which will be flowing to a consumer. Now talking about स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से हैं. एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं. कितने? 11. कौन कौन से? तो देखिए, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर वापस आ गए, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. ये 11 है. कौन कौन से? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. दीज आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर आर व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन. फिर उसके बाद थोड़ी हिस्ट्री की बात करें, जेनेसिस ऑफ जीएसटी की बात करें, तो हुआ क्या क्या था. तो सबसे पहले जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1954 in France. France was the first country to implement GST. उसके बाद इंडिया was the 160th country to implement GST, right? और हमने कब implement किया? 1 जुलाई 2017, right? तो हुआ क्या क्या था? 19 दिसंबर 2014 को कॉन्स्टिट्यूशन में 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया. फिर वो बिल जब पास हुआ लोकसभा में ऑन 6 मई, ठीक है, लोकसभा में पास कर दिया गया. उसके बाद राज्यसभा में विद चेंजेस 3 अगस्त को पास कर दिया गया एंड 8 अगस्त को यूनानिमसली लोकसभा ने, अब चेंजेस जो हुए वापस गए एंड लोकसभा ने उसको पास किया. फिर 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने फाइनल, देखो लॉ कभी भी बनता है ना, कैसे बनता है, पहले लोकसभा में डिस्कशन होगा वो बिल का, फिर लोकसभा से पास होगा, जाएगा राज्यसभा में, लोअर हाउस, फिर अपर हाउस, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में डिस्कशन होगा, चेंजेस होंगे, चेंजेस फिर से डिस्कस होंगे एंड द चेंजेस जो भी अग्री हो गए उसके बाद एक बार फाइनल हो गया तो इट विल मूव फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट. प्रेसिडेंट जिस दिन साइन कर देगा तो वो बिल क्या बन जाएगा? इट विल बी एन एक्ट. क्या बन जाएगा? इट विल बिकम एन एक्ट. तो 122nd अमेंडमेंट बिल जो था वो क्या बन गया? 101st अमेंडमेंट एक्ट बन गया. सर 122nd अमेंडमेंट बिल 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कैसे बना? तो देखो बिल क्या होता है? बिल मतलब ये चेंजेस हमको करने हैं, फिर वो डिस्कशन के लिए जाते हैं. कहाँ पे? आपके जो क्या बोलते हो आप, लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा. जरूरी नहीं है कि जो भी बिल लोकसभा राज्यसभा में जाएगा वो एक्ट बनेगा. बिल जब प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है तो एक्ट बनता है. अगर उसको वो बीच में ही रुक गया, समझो लोकसभा में डिस्कशन में मेजोरिटी नहीं मिली एंड इट इज नॉट पास्ड, ठीक है, तो इन दैट केस ये जो 21 बिल्स थे, डिफरेंस है ना 121 और 101 में, तो कुछ 21 बिल्स जो थे वो बिल्स कभी एक्ट बने ही नहीं, बिकॉज इट वाज नॉट फाइनली, इधर कहीं ना कहीं अटक गए होंगे, लोकसभा में अटक गए होंगे, राज्यसभा में अटक गए होंगे, कुछ ना कुछ हो गया होगा. बट हमारे को उससे कुछ लेना देना नहीं है. मेरा बस रीजन था आपको समझ में आए कि हर एक बिल एक्ट क्यों नहीं बन रहा है, राइट. 1 जुलाई 2017 को जीएसटी वाज रोल्ड आउट एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड फिर 8 जुलाई को जीएसटी लॉ वाज मेड एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो. तो 2014 से प्रोसेस चालू हुआ. अल्टीमेटली ये 2014 लिखा है, इससे पहले डॉक्टर केलकर फोर्स बिठाया गया था, टास्क फोर्स, जो 2004 में बैठा था, जिसने बताया था कि जीएसटी इंप्लीमेंट करना चाहिए. हमने उसने स्टडी किया एंड ही केम अप विद अ पेपर सेइंग जीएसटी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. फिर अल्टीमेटली 2004 के बाद 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया. व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ जीएसटी? पहले भी तो लॉज होते थे. जीएसटी लाने के पीछे रीजन क्या था? तो जीएसटी लाने के पीछे रीजन ये था कि डबल टैक्सेशन हो रहा था, ठीक है, बहुत लिटिगेशन हो रहा था गुड्स और सर्विसेज को लेके. फिर बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस थे, लोकल टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस हो रहा था, टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था, डबल टैक्सेशन, गुड्स का बोल के भी टैक्स हो रहा था, सर्विस का, क्योंकि गुड्स का रेवेन्यू किसको जा रहा था? स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी ये गुड्स है, वेर एज सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी ये सर्विस है. तो डबल टैक्सेशन हो जा रहा था कुछ गुड्स के केसेस में. सेनवैट नहीं मिलता था आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक बार एक्साइज ड्यूटी लग गई, ठीक है, तो जो बाकी का सेलिंग ट्रेडिंग जहाँ पे एक बार मैन्युफैक्चर हो गया तो वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ठीक है. उसके बाद जब गुड्स
आपके चेन में आते थे, सप्लाई चेन में, तो जो एक्साइज ड्यूटी लगा हुआ था उसका कभी क्रेडिट मिलता नहीं था, एंड नो इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स. So these were the deficiencies which were there in your GST regime, जिसको ओवरकम करने के लिए these were in the earlier regime, इसको ओवरकम करने के लिए we had to implement GST. Where there is one GSTN network, जिसको आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क बोलते हो, जो बैकबोन है आपके टेक्नोलॉजी का GST रिलेटेड. इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी implemented formed under section 8 of the Companies Act. उसके बाद इनका फंक्शन क्या है, तो www.gst.gov.in पोर्टल है. इसको आप कॉमन पोर्टल के नाम से भी जानते हो. इसको कॉमन इसलिए बोलते हैं बिकॉज सेंटर एंड स्टेट दोनों इसी के थ्रू अपने कंप्लायंसेस वगैरह देखते हैं, और एक ही साइट है फॉर एंटायर इंडिया, इसलिए इसको कॉमन पोर्टल बोलते हैं. इस पर क्या क्या होगा, तो रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रिटर्न्स को फॉरवर्ड किया जाएगा टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, फिर कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ IGST हो जाएगा. IGST का एक पोर्शन सेंटर के पास जाना है, दूसरा किसके पास जाना है, स्टेट के पास जाना है ना, तो इसका कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट कौन करने वाला है, ये GSTN नेटवर्क करेगा. फिर टैक्स पेमेंट का मैचिंग करना विथ बैंकिंग नेटवर्क, फिर MIS रिपोर्ट्स, एनालिसिंग व्हाट टैक्स पेयर्स प्रोफाइल, रनिंग ऑफ मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये सारा काम है किसका, GST पोर्टल का. क्या क्या, रजिस्ट्रेशन करना, रिफंड का प्रोसेस करना, ठीक है, फिर आपका एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर देना, MIS रिपोर्ट्स देना, IGST का सेटलमेंट करना, बैंकिंग नेटवर्क के साथ मैचिंग ऑफ पेमेंट्स करना, ठीक है, फिर सेंटर एंड स्टेट को रिटर्न्स को फॉरवर्ड करना, फिर रनिंग ऑफ मैचिंग इंजन, मैचिंग रिवर्सल GSTR 1 से 2 में जाएगा तो ये मैच करना. ये सारा काम कौन करने वाला है, GSTN नेटवर्क करने वाला है. लास्ट देखो, ये मैंने ब्रीफ बना दिया कि GST इम्प्लीमेंटेशन के बाद कौन सी चीज़ों पे कौन से टैक्सेस लगने वाले हैं. तो अल्कोहलिक लिकर पे GST लगेगा क्या, तो आंसर इज नो. एक्साइज ड्यूटी लगेगा, ये स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा. वैट लगेगा सेल पे, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज, बेचने पे वैट अगर विद इन दी स्टेट है, अगर आउटसाइड दी स्टेट है तो CST लगेगा. 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स पे GST नहीं लगने वाला है, एक्साइज ड्यूटी लगेगा, वैट लगेगा एंड CST लगेगा. राइट, टबैको प्रोडक्ट्स पे GST लगेगा, यस, एक्साइज ड्यूटी लगेगा, यस, वैट एंड CST नहीं लगेगा. अदर्स, इसके अलावा ये 3 चीज़ों के अलावा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उनके केस में सिर्फ GST लगेगा, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ GST, जो हमने रिवाइज किया है. विद दिस फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर. बाकी के रिविजन चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मिलते रहें जैसे जैसे हम रिवीजन के लेक्चर्स अपलोड करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट.